दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा साइंस विषय का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। हम लोग के सीरीज में ये चौथा वीडियो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। आज हम लोग इसी चैनल पर साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न को लेके आने वाले हैं, वो भी सारे गेस प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वो सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखकर समझिए और लिखने का प्रयास करिए और याद करिए, क्योंकि वही सब प्रश्न में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है। और ये सारे जो हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के द्वारा ही सेट किए गए प्रश्न है। एकदम बोर्ड लेवल प्रश्न है, जिसको करने के बाद आपको यह जांचने में आसानी हो रही होगी कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ तक हुई है या कितना होना और बाकी है। इसलिए आप लोग हमें से जुटे रहें और हमेशा हमारे सारे वीडियो को लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते रहें, ताकि आपको भी समझ में आए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड कहाँ से सेट कर रहा है और कहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि यही ऐसा प्रश्न, ये सारे प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में 10 या 5 क्वेश्चन संभावना है हमेशा आने का चांस है। इसलिए आज हम लोग के ये सीरीज में ये चौथा वीडियो है, जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने के लिए आया हूँ। इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ईंधन है, ईंधन क्या है? तो ईंधन इसमें से CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम और कोयला। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है? तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। आप लोग सारे प्रश्न को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे बहुत ही आसान भाषा में और याद करते चलेंगे। बार बार वीडियो को खोलिए, रिवीजन करिए और अपने तैयारी को आसान बनाइए मेरे साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका आप लोग ये तो कॉमन नेम आपका हो गया, ये तो कॉमन नेम है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये कॉमन नेम है आपका, कॉमन नेम। लेकिन केमिकल नेम क्या आप जानते हैं? केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये सब याद करिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न सेट किया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। आपको टोटल 80 में से कोई 40 प्रश्न ही बनाना है या टच करना है, और वो भी आप लोग आसानी से बना देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा प्रश्न चुन कर लाया हूँ कि इसी से ही आपका प्रश्न आ जाएगा। आप विश्वास करिए, आप मेरे सीरीज़ को बस फॉलो करते चलिए, देखिए आपका साइंस में 90 से एबव नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो ऑप्शन ए। क्यों? आप लोगों को मैंने पिछले दो वीडियो में बता चुका हूँ। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 से जितना कम रहेगा, 7 से जितना कम रहेगा आपका, 7 से जितना कम रहेगा उतना ही आपका, मतलब कि यहाँ पर बार बार नहीं चल रहा पेन, 7 से जितना कम रहेगा वो आपका एसिडिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा रहेगा वो आपका बेसिक होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक हो जाएगा और धीरे धीरे एल्कैली बन जाएगा, ठीक है, एल्कलाइन इन नेचर बन जाएगा, ठीक है, क्षारीय बन जाएगा। लेकिन 7 से जो कम रहेगा ना, 7 से कम, 7 से जो कम रहेगा आपका एसिडिक बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका
4 भी एसिडिक है, 3 भी एसिडिक है, 2 भी एसिडिक है, लेकिन 1 भी एसिडिक है, लेकिन सबसे मजबूत एसिड कौन है? तो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट जो है आपका कॉपर का अयस्क है। देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा उठ कर आया है आपके जो थर्ड मॉडल पेपर आपको साइंस का क्वेश्चन बैंक कराया गया है, उसी से ये प्रश्न है। देखिए कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान प्रश्न। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन होते हैं? तो पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है और टैनिन भी होता है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मानव हृदय के कोष्ठक की संख्या कितनी है? देखिए कितना आसान प्रश्न, बउआ वाला प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए। और यह प्रश्न आप मेरे सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हो तो उस सीरीज में आपको तीनों मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन बैंक मैंने अभी तक कराया है, 3 क्वेश्चन बैंक, तीनों में ये प्रश्न है। और ये आज के भी क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे प्रश्न। आप सारे प्रश्न को याद करते चले, रिवीजन करते चले अच्छे से, और जो भी आपसे गलती होता है उसे बिना डरे अपने कॉपी में नोट डाउन करें, याद करें वीडियो ख़त्म होने के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो निम्न में से हेट्रोक्राइन ग्रंथि है आपका वृषण, ठीक है। एक अग्नाशय भी होता है, अग्नाशय भी होता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान आपका रंध्र से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न आपको मैंने दूसरे वाले जो क्वेश्चन बैंक कराया है, दूसरा नंबर वाला साइंस का, उसमें भी ये प्रश्न है आपका। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं प्रश्न, इसलिए बोलते हैं कि आप हमारे सीरीज से जुटे रहिए, आपको साइंस में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए ये हमारा तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है उससे है ये प्रश्न। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो दिन में होता है। ये देखिए ये भी जो दूसरा वाला कराया है ना हम आपको मॉडल पेपर, जिसमें क्वेश्चन बैंक में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसी से है ये प्रश्न, दिन में। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? मतलब कि आयोडीन को किस द्रव्य में हम लोग घोलते हैं जिससे टिंचर आयोडीन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन सी कीटोन। ये वाला जो है कीटोन का बताता है, ये कीटोन को बताता है, ये अल्कोहल को बताता है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ये आपको बताएगा। और नेक्स्ट ई जो है आपको एल्डिहाइड के बारे में बताएगा, एल्डिहाइड के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। इथिलीन क्या है? एथिलीन जो है ओलिफिन है एक तरह का। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीच बीच में हार्ड क्वेश्चन भी आपको बिहार बोर्ड पूछ देता है, लेकिन आपको मात्र कोई 40 प्रश्न बनाना है आपको, इसलिए आप सारे प्रश्न हार्ड हो चाहे आसान हो, सारे प्रश्न आपको बताया जा रहा है मेरे द्वारा, और सारे प्रश्न को आप याद करिए। जो हार्ड प्रश्न है उसको कॉपी में लिख कर आप याद करें और रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन? तो बायोगैस है। नेक्स्ट प्रश्न, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जो टिहरी बांध जो बना है उसका उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी, बिजली उत्पादन के लिए भी, भूमि सिंचाई के लिए भी, जल आपूर्ति के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? मतलब कि ऐसा कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करेगा?
तो फ्लोरीन है। आपको बताए भी होंगे कि फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। जो पिछला वीडियो है क्वेश्चन बैंक का, उसमें देखिएगा प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, तो फ्लोरीन का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है, दम बउआ वाला सवाल पूछा गया। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, ये सब आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, देखिए शरीर में भोजन का पचना, इसमें से आपका आंसर होना चाहिए अपघटन और वियोजन। अपघटन घटन और वियोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलना चाहिए। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय आपका कहलाता है, यहाँ से आप बता सकते हैं बीजांड नहीं कहलाएगा, बीज नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई तो गलत है, तो ऑप्शन सी बचा, फल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, XX मिलते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। मृतोजीवी का उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता है, मशरूम है। ये सब आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गांठ कोशिका में कौन सी भीति मोटी होती है, तो आपका भीति जो होता है मोटी होती है। गांठ सेल के बारे में भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में, शायद दूसरा या तीसरा वीडियो मैंने बताया है गांठ सेल के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक करती है, ये ग्रेफाइट है। यहाँ पर अधातु क्यों बोला गया, क्योंकि ग्रेफाइट जो है एलोट्रोप है कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो है ना, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, इसलिए बताया गया है, ठीक है, कि ये अधातु है। कार्बन तो अधातु है ना, नॉन मेटल है। बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल क्या होता है, तो सांद्र H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। आप याद रखेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा कली चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक क्या है, आयोडीन युक्त नमक NaCl+Ki है। ये भी प्रश्न हमारे क्वेश्चन बैंक से रिपीट हो रहा है, वो भी पहला वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया है। देखिए कितना प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये सारे रिपीट होने वाले, इसलिए बस ध्यान से पढ़ते जाइए। जो मैं दे रहा हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर विषय का आपको इसी चैनल पर रहेगा, इसलिए आप लोग कृपया करके जुटे रहें हमारे चैनल से, ताकि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिले और आप तैयारी करें और आपकी तैयारी को आसान बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए मैंने अभी चर्चा किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है। इसका हम फॉर्मूला भी आपको लिख देते हैं, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग का तेल जो है इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, एसिड बेस सॉल्ट से ये क्वेश्चन है, जैसे आप देखते हैं
कोई एसिड को या तो बेस को आप सूंघिएगा तो देखिएगा एसिड जो है थोड़ा सा मतलब जो बेस है ना वो पहले कड़वा गमकेगा, बहुत गंदा गमकेगा, कड़वा। और एसिड भी उससे थोड़ा सा अलग स्मेल करता है एसिड। उसी से अंदाज लगाया जाता है कि आपका मतलब ये एसिड है या बेस है। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, जो सूंघ कर बताया जाता है, स्मेल करके उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ये गंधीय सूचक है, ये गंध देता है। ठीक है। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये सब देखिए आसान प्रश्न है, जो भी एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको से एक भी प्रश्न छूट नहीं रहा होगा। और जो नहीं पढ़े हैं उन घबराए नहीं, बस मैं जो सीरीज में कराते जा रहा हूँ क्वेश्चन, बस उसी को आप याद करते जाइए, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी, इसलिए जुटे रहें। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है, तो फुटबॉल जैसी होती है। C60 भी कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, अपरूप है, अपरूप है। ठीक है। और इसको नाम है बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। लेंस का आवर्धक का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस आवर्धक एसआई मात्रक क्या है, तो मात्र विहीन है। ये कैसे है, मतलब आवर्धन मतलब बोलता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आवर्धन मतलब हो रहा है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन में क्या होता है, लेंस का V/U। ये भी प्रश्न आपको तीसरे वाले मॉडल पेपर से रिपीट हो रहा है, उसमें भी मैंने बताया है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और मिरर का भी बताया है। मिरर का क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, -V/U। ठीक है, माइनस है मिरर, M फॉर मिरर, M फॉर माइनस, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का -V/U, मैग्निफिकेशन है V/U। अब V क्या होगा, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस होता है आप मीटर में नापिएगा। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से नापा जाता है डिस्टेंस, पोल से, ये भी मीटर में है। ये दोनों कट जाएगा तो मात्र विहीन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर अपर्चर के बारे में पूछा जा रहा है आपको, अपर्चर। ठीक है, वही बात किया जा रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। अपर्चर के बारे में बताया जा रहा है। ये सारा सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, कहीं से क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें दूर वस्तु भी खड़ा रहे तो उसका प्रतिबिंब मतलब इमेज हमेशा सीधा बनेगा, तो केवल कौन है, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण क्या होता है, कनकेव लेंस हुआ अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी निगेटिव लिया जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो वो एक ही है दर्पण, कौन है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ही ना एकदम इमेज छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, पहले तो छोटा बनेगा, फिर बराबर बनेगा ऑब्जेक्ट के, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। समतल दर्पण में क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम ही रहता है। आप परेशान मत होइए, मैं जान रहा हूँ ये फिजिक्स का ये क्वेश्चन है आपका, रे डायग्राम पर है। और रे डायग्राम पर हर साल 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दूंगा, हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख कर और आपको बाकायदा समझाते हुए बताऊँगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, नीला, हरा, लाल, सब है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। परावर्तन नहीं मारिएगा, परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का टिमटिमाना मतलब तारों का टिमटिमाना प्रकाश को अपवर्तन का नियम के बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। जो लेटेक्स है ये कहाँ पाया जाता है सामान्यतः, तो पीपल में भी पाया जाता है, पीपल कनेर में भी और बरगद में भी, इनमें से सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, तो 2% होती है। देखिए, सामान्यतः 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 जो है 2.5% पाया जाता है, 2.5% पाया जाता है यूरिया का मात्रा, यूरिया का मात्रा, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड के हिसाब से आपको 2% है तो आप 2% ही टिक मारिएगा, ठीक है। आपको ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड वाला जो मॉडल पेपर मैंने कराया है 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला, उस जो है सीरीज का दूसरा ही वीडियो में आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा, मानव मूत्र में का रंग जो होता है पीला क्यों रहता है, किस पिगमेंट के कारण, तो यूरोक्रोम के दो कारण। और एक और प्रश्न यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, भ्रूण विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास आपका गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग 52 नंबर प्रश्न पर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, मतलब नज़दीक का ना दिखना, दूर का दिखना, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ये भी आपके तीसरे वाले वीडियो से आया है प्रश्न। तीसरा वाला बोले तो बिहार बोर्ड, आप देखिएगा सर्च मार के, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पर आपका तीसरा नंबर का वीडियो साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा, उसमें भी ये प्रश्न है। लेंस के मात्रक देखिए मैं समझा देता हूँ, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और मीटर में रहना चाहिए। इसका ऐसा यूनिट क्या आता है आपको, डायोप्टर आता है, डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा, यहाँ पर यूनिट पलट देगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर जो होता है एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का वो होता है, मतलब किलोवाट आवर का यूनिट जो होता है ना वो एनर्जी होता है, जूल होता है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, पहले आपको यूनिट अलग कर देगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। इसका आंसर 3.6 × 10⁶ जूल होगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल जो होता है न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में। मतलब इस सब के हिसाब से सबसे ज़्यादा तो प्रकाश का चाल निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, ठीक है। शायद वायु में भी इतना ही है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश का चाल न्यूनतम मतलब सबसे कम कांच में होता है। देखिए, प्रकाश का जो चाल है ना, प्रकाश का जो चाल है ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पर, निर्भर करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पर, ऑप्टिकल डेंसिटी पर। ऑप्टिकल डेंसिटी आपका अगर ज़्यादा रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड जो है, स्पीड कहाँ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका घट जाएगा, समझे। तो इससे यही रिलेशनशिप निकलता है आपका, इससे यही रिलेशनशिप निकलता है कि आपका जो है प्रकाश का चाल निर्भर करता है ऑप्टिकल डेंसिटी पर, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी पर, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा। इसलिए आपको ये समझाना जरूरी था, समझा दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब कि कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है। तो साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव किसका होगा, तो उत्तल लेंस का हो जाएगा जी। ये वाला मैंने आपको बताया ही था,
ये वाला, ये बस आप तीसरा नंबर वाला वीडियो देखिए हमारे सीरीज का, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर सर्च मार के आप देखिए कि तीसरा नंबर वीडियो में ये प्रश्न आपको बताए हुए हैं पूरा, और भी एक नहीं 3-4 प्रश्न आपको बताए हैं वही वीडियो में। देखिए कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न। इसलिए मैं आपको कहा कि बस आप जुटे रहिए मेरे साथ, जो प्रश्न करा रहे हैं वो करते जाइए, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। आपके प्रश्न एग्जाम में 90% से ज़्यादा नंबर आएगा साइंस में। खाली आप हमसे जुटे रहे, जो मैं कराता जा रहा हूँ बस करते जाइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78% है। कितना आसान बहुआ वाला प्रश्न है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य प्रकाश। देखिए मैंने शुरू दिन ही वीडियो में ये प्रश्न पढ़ाया था और आज भी ये प्रश्न आ गया। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। देखिए कितना आसान प्रश्न ये सब पूछा जा रहा है। ये हेरिडिटी और एवोल्यूशन से प्रश्न है, आनुवांशिक वाला से प्रश्न आपको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है। देखिए O3, ये भी आपको बताया गया है। मेरे तीनों वीडियो में ये प्रश्न आपको पूछा गया है आपसे, तीनों वीडियो में, और ये आज चौथा वीडियो में भी प्रश्न आ गया ओजोन लेयर के हिसाब से। देख लीजिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो ये देखिए कहाँ है भाई, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में होता है। आसान क्वेश्चन। परिशेषिका का हिस्सा है, परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कौन है? तो केक, लकड़ी एवं सीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपरयुक्त शक्ति होगी। तो देखिए इसको मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। मैंने सुबह में ही मतलब कि सुबह में तीसरा नंबर वाला वीडियो में ही आपको पावर के बारे में बताया था कि पावर का जो आपका फॉर्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, जिसमें से तीसरा फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे V² याद है ये फार्मूला? हाँ याद है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पावर क्या दिया हुआ है आपका? 100 वाट दे दिया है। ये क्या दिया हुआ? वोल्टेज 220 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर R रख देंगे। R को X मानेंगे, X ओम, X उधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा X, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा तो 200। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है आपसे, इसलिए मैं इसे सॉल्व करके समझाता हूँ। देखिए पावर बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था P बराबर V²/R। हाँ पावर है यहाँ पर आपका 200 नहीं गलत, पावर जो है आपका 100 वाट है। 100 वाट यहाँ पर आ गया, ये 220 का स्क्वायर हो गया, 220 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर R आ गया, R को इधर ले आएंगे, 220 का स्क्वायर बटा 100 हो गया। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, जब 110 पर चलाया जाए तो यहाँ पर पावर क्या होगा? तो देखिए पावर बराबर 110 का स्क्वायर बराबर बटा R हो गया। अब R का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो पुट कर देंगे पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो P बराबर 110 गुना 110, ठीक है, बटा R का वैल्यू 220 गुना 220, और ये नीचे 100 है, ऊपर चला जाएगा। बस यहाँ से 2 बार में, यहाँ से भी 2 बार में कटेगा, और यहाँ से 50 बार में, यहाँ से 25 बार में। आंसर आ गया पावर बराबर आपका 25 वाट आ गया। इसका आंसर 25 वाट होगा। देखिए ये सारे प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको समझा के मैंने बताया, सॉल्व करके आपको बताया कि ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में ज़रूर पूछ सकता है सब्जेक्टिव में।
निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ये प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न बहुत ही कठिन है आप लोगों के लिए, लेकिन इस प्रश्न को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, गलत हो जाएगा ये। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, गलत। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है, गलत। चुंबकीय क्षेत्र का संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, सही है, यही आंसर होगा आपका। ये प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ये बहुत ही कठिन प्रश्न था आप लोगों के लिए, नोट करिए और याद करिए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। देखिए इसको भी निकाल के आपको बताते हैं। आर बराबर क्या होता है? ये होता है रेसिस्टिविटी L/A, ठीक है। ये आर, ठीक है, ये रो हो गया, यहाँ पर मीटर हो गया। ये पेन छोटा में ही चलेगा, देखिए। और ये आर है, तो आर क्या होता है? ओम होता है। ये रो गुना मीटर बटा मीटर का स्क्वायर, यहाँ से 1 मीटर नीचे बच गया। अब ये इधर आ जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा और रो बराबर ओम मीटर निकल जाएगा। देखें, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को समझना है और सॉल्व करते जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? देखिए ये भी प्रश्न आपके तीसरे वाले मॉडल पेपर से रिपीट किया है क्वेश्चन बैंक से। उसमें भी मैंने बताया था कि अगर पैरेलल में मतलब इसमें भी मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए मैंने इस छोटा करके मैं समझाता हूँ। पैरेलल में कनेक्शन रहेगा, PARALLE, पैरेलल कनेक्शन रहेगा आपका, पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो करंट जो है डिफरेंट रहेगा, करंट डिफरेंट होगा अक्रॉस ऑल रेसिस्टर, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सेम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्शन हुआ तो करंट जो है सेम होगा अक्रॉस ऑल रेसिस्टर। उसके बाद वोल्टेज जो है आपका सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा और रेजिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, मतलब कि कौन सी जुड़े रहने पर तब कौन सी राशि जो है आपका उनमें से रहती है, तो विद्युत धारा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में भी, डिफाइन या तो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा का कौन है? तो कोयला से प्राप्त है। देखिए ये भी प्रश्न है आपके दूसरे वाले क्वेश्चन बैंक जो मैंने कराया उससे भी रिपीट हुआ है और पहले वाले से भी रिपीट हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो उत्तल लेंस की भांति करेगा। ये भी प्रश्न को नोट डाउन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो ये हो जाएगा कौन? कोयला और पेट्रोलियम। ये भी प्रश्न आपके तीसरा वाला मेरे मॉडल पेपर से क्वेश्चन बैंक से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? तो जिसका भंडारण तथा परिवहन अच्छा से हो,
उसी को कहेंगे ना उत्तम ऊर्जा का स्रोत, जिसका भंडारण भी सही से हो और परिवहन भी आसान हो। मतलब वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको लाने में कम खर्च हो, उसको रखने में कम खर्च हो और जलाने पर रहे थोड़ा सा ही, लेकिन जलाने पर या कुछ करने पर उससे ज़्यादा एनर्जी हमें मिले, तो वही उत्तम एनर्जी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन है। देखिए ये भी प्रश्न आपके पहले वाले मॉडल पेपर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, FeSO4 एवं AgS, वो भी सॉलिड में, और FeSO4 एक्वस में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, आवर्त सरणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 7 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे आप, पेटेन C5H12 में कितने संरचना समवायवी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 76 का ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को। ये आपके NCERT चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल से लिया गया है। इसमें अगर सोडियम को अगर हम लोग खुला हवा में रखेंगे तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको केरोसिन में डाल के रखते हैं। सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, अगर आप चाकू से काटिएगा तो चाकू से भी ये कट जाएगा। तो आपको कह रहे हैं ना कि चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा, यानी इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, AlC4 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो मेथेन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो गोल्ड हो गया। जो अम्लराज मतलब एक्वारेजिया, जिसमें आपका HNO3 HNO3 और HCl का मिश्रण रहता है। ठीक है, यही बताना चाह रहे थे। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इस प्रश्न को पढ़ें, याद करें, समझने की कोशिश करें। जो नहीं याद होता कॉपी में नोट डाउन करें और अभी से मेरे साथ जुटे हुए रहें सीरीज में, ताकि आपको आगे चलकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गेस क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हर विषय का आपको मिलेगा एग्ज़ाम तक, और हर सब्जेक्ट में आपका 90+ स्कोर होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।